हेलो, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम करने वाले हैं जेंडर ऑडिट और आईटी ऑडिट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ पर इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वक्त अब इतना बचा नहीं है, तो मैं भी चाहूँगा कि आपके साथ में मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँ और ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। तो इसमें एमसीक्यूज भी हैं, साथ में इसके अंदर हमने जो है पूरी डिटेल ले ली है क्योंकि टाइम है नहीं कि हम स्लाइड प्रिपरेशंस के लिए टाइम लगाएं और ये सब करें, इसलिए मैंने एक नया मेथड का यूज़ किया है जिससे कि आपको इजीली हम क्वेश्चंस करवा पाएंगे और टॉपिक्स भी बता पाएंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 4। ये इंटरनल ऑडिट हैंडबुक से लिया गया है और इसमें हम अदर डोमेन्स ऑफ इंटरनल ऑडिट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन सब में डोमेन्स में हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें इसमें है वो है जेंडर ऑडिट और आईटी ऑडिट के फ्रेमवर्क। तो चलते हैं यहाँ पर जेंडर ऑडिट और आईटी ऑडिट के फ्रेमवर्क्स को देखते हैं। तो जेंडर ऑडिट है क्या? आखिर जेंडर ऑडिट की ज़रूरत क्या है? एक्चुअल में होता क्या है कि जो वुमेन है और मैन है, उन दोनों को हर चीज़ का अलग तरीके से एक्सेस है और कंट्रोल है रिसोर्सेज पर। तो इन सब डिस्पैरिटीज़ को अ, ज सही करने के लिए, इक्वालिटी पैदा करने के लिए, हमें उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें देना चाहते हैं। एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड होना चाहिए जिससे कि वो भी इक्वली परफॉर्म कर पाएँ। इसी गोल के लिए जेंडर ऑडिट होता है, ठीक है? तो अल्टीमेट ऑड जो ऑडिट का पर्पस है वो इक्वालिटी है होना चाहिए प्रोसेस के अंदर और जेंडर को मेन स्ट्रीम में लेके आना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वुमेन्स के एक्सपीरियंस हैं और मैन के जो एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, वो इंटीग्रल डिजाइन के साथ होने चाहिए, यानी कि हम क्या कर पाए, सब कुछ हर जगह वुमेन्स और मैंस बराबरी से काम कर पाए। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था इसके अंदर। अब चलते हैं आगे। तो अगर हम इसके अंदर चलेंगे तो हमें दिखेगा नेक्स्ट पेज पर कि गाइडलाइंस इसके लिए बहुत सारी बनाई गई। यूनिसेफ ने इसके बारे में बताया, कुछ टूल्स प्रोवाइड किए, ये सारी चीजें हुई। और जेंडर्स की ऑडिटिंग के लिए हमने भी यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी बहुत सारी चीजें बनी। तो उसी में से कुछ चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ जेंडर ऑडिट। एक जेंडर ऑडिट जो किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेंडर ऑडिट। तो लेफ्ट साइड में मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी रख दिया है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जेंडर ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो इतना आपको पता चल चुका है। तो जो जेंडर ऑडिट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर है। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है जेंडर ऑडिट का वो है अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट हमें करना चाहिए जो कि अनबायस्ड हो और ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, ठीक है? और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज हो टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, यानी इक्विटी जो होनी चाहिए, यानी जेंडर जो है आपस में बराबर माने जाएं, उन जेंडर्स को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इन सब के लिए हम क्या करें, प्रमोट करें। इसीलिए जेंडर ऑडिट हो रही है, यही है इसका ऑब्जेक्टिव। जेंडर ऑडिट जो है वो असेसमेंट है लेवल ऑफ अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, जेंडर सेंसिटाइजेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्कीम है, ये प्रोग्राम है, उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है वहां पर कि एनवायरनमेंट सही नहीं है, यानी कि जो वर्क कल्चर है वो सही नहीं है, तो क्या होगा, महिलाएं असहज महसूस करेंगी और वो क्या करेंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। जैसे इवनिंग में वो रुकेंगी नहीं, नाइट में अगर उन्हें रोका जाएगा तो वो उनको प्रॉब्लम लगेगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पर सबको इक्वालिटी मिले, उनको फैसिलिटीज दी जाएं जिससे कि वो अपने आप को असहज महसूस ना करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें, तो वो उन सब चीज़ों को करेंगी और हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही था जेंडर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? जेंडर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। अब चलते हैं आगे। आगे है नेक्स्ट पेज। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जेंडर की जो ऑडिट है उसकी जरूरत हुई क्या, आखिर क्या जरूरत है कि हम जेंडर ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है? तो जेंडर ऑडिट की क्या जरूरत है इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नीड ऑफ फॉर जेंडर ऑडिट। जेंडर ऑडिट की नीड क्यों है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जेंडर ऑडिट की नीड आखिर क्यों गई। तो क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जरूरत है जेंडर ऑडिट की। तो यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ ऑप्शंस दे दिए गए, उसमें से पहला है कि जेंडर ऑडिट प्रोवाइड्स अ टूल टू ऑडिट द लेवल ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इनहेरिटेंट
इन द प्रोसेसेस अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री अंडर द वेरियस पीपीएस। यानी कि जो स्कीम्स हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी स्कीम्स हो रही हैं उनके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो वो हो गया एक। दूसरा ये, एग्जामिन वेदर द what level of gender budgeting initiative have been adopted in the planning, implementation and guidelines। तो इस टाइप का एक एमसीक्यू आपके सामने आ सकता है। तो यहाँ पर हम चल देख लेते हैं कि इस एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, पहली बात है कि हमें पहले चेक करना है कि लेवल ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब जेंडर के प्रति आप जो सेंसिटिविटी है यानी कि उसके खिलाफ या जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उनको कितना आप इफेक्टिवली लेते हो और उनके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं, वो देखना इनका काम है। दूसरा है जेंडर बजटिंग इनिशिएटिव्स, यानी कि आपने क्या करा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब भी चीजें की तो जेंडर के लिए जो बजट एलोकेशन है वो कैसे किया आपने। दूसरा है रिजल्ट ऑफ जेंडर ऑडिट कैन एक्सेस द इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर कंसर्न, प्रोवाइड लर्निंग एंड गाइडलाइन फॉर जेंडर बजटिंग टू रिविजिट पीपीएस एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म। तो यानी कि इसमें क्या है कि जो इसका ऑडिट के रिजल्ट्स आएंगे उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बजटिंग को सुधार सकते हैं और रिविजिट कर सकते हैं पीपीएस को। ठीक है, पीपीएस होता क्या है, प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स है, तो ये आप पहले भी देख चुके हैं। तो इतना पता चल गया आपको नीड फॉर जेंडर ऑडिट क्या होगा। ये तीनों ही पॉइंट सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं आगे। मैंडेट फॉर जेंडर ऑडिट, जेंडर ऑडिट के लिए हमें मैंडेट चाहिए। तो वो मैंडेट क्या है, मैंडेट फॉर जेंडर ऑडिट इज इंक्लूसिव बोथ एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। मतलब अब जेंडर ऑडिट जो है वो कहाँ कहाँ हमने इंक्लूड कर लिए, उसका मैंडेट कहाँ कहाँ दिया है। तो कंप्लायंस ऑडिट होगी, वहां पर भी जेंडर ऑडिट हो सकती की बातें होंगी और परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर भी की जाएगी। अब देख लेते हैं कि कंप्लायंस ऑडिट में ऐसा क्या है। द ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट ऑडिट टू इंश्योर अधेरेंस। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल के या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, क्या वो जेंडर सेंसिटिविटी के लिए सही है या नहीं है, ये सब किसके अंदर ले लिया जाएगा, कंप्लायंस ऑडिट के अंदर। लेकिन जो टूल्स हैं फॉर असेसमेंट ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, उसको हम परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर ले लेंगे। यानी कि जेंडर की दोनों बातों को ऐसे हम कवर कर लेंगे। तो ये मैंडेट्स यहाँ पर आएंगे। अब क्वेश्चंस पे भी आ सकता है कि जो उसके मैंडेट है वो, इसमें कंप्लायंस ऑडिट के मैंडेट कैसी होती है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसमें रूल रेगुलेशन चेक कर लेते हैं सेंसिटिविटी को देखकर। और परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या देखेंगे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखेंगे जेंडर इक्वालिटी की वजह से। तो अब यहाँ देख लिया हमने। जेंडर के ऑडिट का प्रोसेस की बात करेंगे हम। जेंडर ऑडिट जो है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो तो इंटरनल ऑडिट है। तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या है जेंडर ऑडिट का, वो होगा इंटरनल ऑडिट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑडिट के टॉपिक्स लेंगे जैसे कि पहले भी हम करते हैं, ऑडिट जैसे सिंपल होती है उसी तरीके से। ऑडिट के टॉपिक लेंगे, प्लानिंग लेंगे, प्रिपरेशन फॉर जेंडर ऑडिट, ठीक है। फिर ऑडिट एंगेजमेंट का एक लेटर बनाएंगे, एंट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, ऑडिट इंक्वायरीज जनरेट करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, गैदरिंग ऑडिट एविडेंस करेंगे, डेवलपिंग ऑडिट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ये सारी चीजें होंगी, ये पहले भी आप देख चुके हो कि किसी भी ऑडिट के अंदर ये सारी चीजें होंगी। पहले तो हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में उसकी प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसका जो ऑडिट एंगेजमेंट के लिए लेटर बता देंगे कि भाई ऐसे होने वाला ये चीज हमें चाहिए। फिर है एंट्री कॉन्फ्रेंस, और फिर ऑडिट इंक्वायरीज, ये सारी चीजें करेंगे, सारी डिटेल्स लेंगे और इनके बाद में रिजल्ट को जनरेट करेंगे। तो ये तो था जेंडर ऑडिट के बारे में, उसका जो प्रोसेस है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि चेकलिस्ट कौन कौन सी होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी चेकलिस्ट होंगी जेंडर ऑडिट के केस में भी, वो भी ऑडिट प्लानिंग स्टेज के अंदर ही क्रिएट की जाएंगी। उनमें क्वेश्चंस होंगे जो ऑडिटर जो है वो सीख करेगा किससे, आंसर अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग दैट ऑल एसेंशियल वैलिड ऑडिट इंक्वायरीज आर डील विद। यानी कि अब इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि सारी चीजें हो गई है नहीं हो गई है, तो इसमें से की कवरिंग पॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो वही हमारे इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा का यूज करेंगे और ऑडिट के लिए उस डेटा को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके वहां से डिटेल्स जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर चेकलिस्ट जो है वो सीरियल नंबर के वाइज लिख दी जाएंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दिखा रखे हैं। जैसे 5 सेक्शन ऑफ ऑडिट चेकलिस्ट बनाई हुई रहती हैं, तो वो 5 सेक्शन आप देख लेंगे यहाँ पर। तो पहले 5 सेक्शंस के बारे में आप देख सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिखाएंगे, अगर आप देखोगे तो चेकलिस्ट में जो है, पहला जो चेकलिस्ट है 5 में से,
वो है स्कोप, यानी कि आखिर जो हम देख रहे हैं उसका स्कोप कितना है, तो उससे रिलेटेड चेकलिस्ट होगी। दूसरी चेकलिस्ट होगी वो है एविडेंस कलेक्शन के रिलेटेड। तीसरी होगी वो होगी, तीसरा सेक्शन जो होगा वो होगा ऑडिट टेस्ट, ऑडिट के लिए कौन से टेस्ट करने होंगे, फिर एनालिसिस और रिजल्ट, और फिर कंक्लूजन। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, चेकलिस्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, आप ये चेकलिस्ट देख सकते हैं। तो जेंडर के बारे में अब हमने ये सारी चीजें देख ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, हमने इसे कवर किया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है जेंडर के ऑडिट के एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जेंडर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ जेंडर ऑडिट। अब आपके सामने क्या होगा, जेंडर ऑडिट के कुछ आउटपुट दे दिए जाएंगे और पूछा पूछा जा सकता है कौन से एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, और उनमें से बोल देगा ए नहीं है, बी नहीं है, मतलब फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, सारे हैं, इस तरीके से पूछ लेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दे दिए और इन 3 पॉइंट्स में से पूछ लेगा कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसमें से देखेंगे, पहले तो इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो जेंडर का जो ऑडिट हम कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हम एक दिमाग में एक बात को रख के चल रहे हैं। तो वो कौन सी बातें हैं यहाँ पर, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ए, एन इंसाइट इनटू द स्टेटस ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन द स्कीम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या है, वो ये जानना चाहता है, एक्सपेक्ट मतलब ऑडिट से हम क्या पता करना चाह रहे हैं कि मेन स्ट्रीमिंग हो रही है जेंडर की, नहीं हो रही है। तो यानी कि जो पहला वाला है वो एकदम करेक्ट है, वो होना चाहिए। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, एकदम करेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये भी सही है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पूल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर मेनस्ट्रीमिंग फॉर डिस्कशन एनालिसिस। अब हमारे पास जब तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि मेन स्ट्रीमिंग हो रही है नहीं है, और उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारे पास पूल ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ जेंडर ऑडिट। अब आगे चलते हैं, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस दैट बिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप फॉर द मिनिस्ट्री जेंडर इक्वलिटी ऑब्जेक्ट एंड ऑनगोइंग प्लान ऑन एंडेंजरिंग द प्रोग्राम्स। अब ये है कि एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर की इक्वालिटी को एज ए ऑब्जेक्टिव ले। तो हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऐसा बन जाना चाहिए कि पार्टिसिपेशन हो और जेंडर इक्वालिटी को एज ए ऑब्जेक्टिव माना जाए, तो ये लिया जाए। तो ये सारे एक्सपेक्टेड हमारे आउटपुट हैं जो कि हम जेंडर ऑडिट से चाहते हैं। तो यानी कि तीनों के से तीनों सही है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जेंडर के बारे में तो आपने ऑडिट देख ही लिया। अब चलते हैं आईटी ऑडिट फ्रेमवर्क। आईटी क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी लाइफ में जो है आईटी जो है वो हर जगह अवेलेबल हो गई। इवन जो हमारे ऑफिसेज हैं उसमें मैक्सिमम काम डिजिटाइजेशन के द्वारा हो रहा है, तो सब कुछ डिजिटल हुआ जा रहा है। तो आईटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के आ रहा है। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे पास आईटी की नॉलेज नहीं होती है। हमारे जो लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं वो आईटी को जानते नहीं है कि उसमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो डेवलप की गई हैं आउटसाइडर्स के द्वारा। आप देखेंगे तो ऑडिटिंग में मैक्सिमम वर्क अब पीएफएमएस के द्वारा हो रहा है। तो ये भी एक ऑनलाइन और आईटी रिलेटेड चीज़ें ही हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आईटी वाली चीज़ें हैं, तो ऑडिटर जो है, तो ये जो आईटी फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया, ताकि जो ऑडिटर है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाए कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो किस तरीके से जब वो जाएगा ऑडिट करने के लिए तो वो प्लान करे, परफॉर्म करे और आईटी ऑडिट कर पाए। तो इसके लिए ऑडिट फ्रेमवर्क्स को क्रिएट किया गया। ठीक है, अब इसके लिए होता क्या है कि जनरली जो हमारे पास नॉन आईटी बैकग्राउंड के ऑडिटर्स भी होते हैं और आईटी बैकग्राउंड्स के ऑडिटर भी हो सकते हैं। अब तो धीरे धीरे आईटी बैकग्राउंड्स के लोग आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले नॉन आईटी बैकग्राउंड्स के लोग थे। तो उनके पास क्या था, आईटी के जो चीजें थी उनको वो ना तो समझ पा रहे थे सही ढंग से, ये भी होता है। या फिर क्या होता था कि जो पर्टिकुलर ऑडिट विंग है उस ऑडिट विंग के पास क्या है, इतने साधन ही नहीं है, कंपिटेंसी नहीं है वो आईटी ऑडिट कर पाए। ठीक है, तो उनके पास ऐसे जब चीजें नहीं होती तो उसके लिए हेल्प कौन करेगा, तो इस फ्रेमवर्क के अंडर उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि सीजे के अंदर डेवलप है,
वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। किस लिए हेल्प करेगा, तो दो बातों के लिए हेल्प करेगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑफिस ऑफ सीजीए। तो क्या है रोल, तो उसके रोल में ये दो पार्ट आप ऐड कर सकते हैं। इन हाउस टीम बनाना और आईटी ऑडिट सपोर्ट, आईटी ऑडिट के सपोर्ट के लिए इन हाउस टीम बनाना, और आउटसोर्सिंग आईटी ऑडिट टू स्पेशल फर्म विद रिक्विजिट स्किल्स। अब मान लीजिए कुछ ऐसे चीजें आ गई जो ऑडिट हमें करनी है और वो चीज हम कर ही नहीं सकते, इन हाउस तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए आउटसोर्सिंग भी करना इनका ही काम है। ठीक है। और उसके अलावा क्या है, लाइब्रेरी ऑफ आईटी ऑडिट रिपोर्ट्स के सैंपल्स इनके पास होने चाहिए, ताकि वो क्या है, कभी भी आईटी की जो ऑडिट टीम्स हैं उनको प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो एज ए उसको बेंचमार्क यूज कर सकें, उसका यूज करके पता कर सकें कि अच्छा हमें क्या क्या चीजें करनी होगी। अब आईटी ऑडिट में की इश्यूज कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि व्हाट आर द की इश्यूज इन आईटी ऑडिट। इसमें सबसे पहला इश्यू जो है वो है इंटरनल ऑडिटर्स को या फिर जो सीएई है, इनको कौन कौन सी चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो पहली जो चीज है वो है इंटरनल ऑडिट का रिस्क क्या है। ठीक है। वेयर, अब इसमें होता क्या है कि इंटरनल ऑडिट का रिस्क क्या है, सिचुएशन जो है वो एक्चुअल सिचुएशन हमें पता करना, और उसके बियॉन्ड हमें पता कर लेना कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो ऑडिटिंग हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। जैसे क्या है, सिंस आईटी ऑडिट एट सेंट्रल मिनिस्ट्री आर इन एट अर्ली स्टेज, और जो हमारा सीए है वो पॉसिबिलिटी ऑफ है आईटी ऑडिट के बारे में पॉसिबिलिटीज जनरेट करता है, कंसीडर करता है उन्हें। तो ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा एक्सपर्ट्स के द्वारा ही हैंडल किया जाना चाहिए, ताकि आईटी के ऑडिट के रिस्क खत्म होने चाहिए। मीनिंग ये है कि अब जो एक नॉर्मल ऑडिटिंग टीम है, अगर हम उसे आईटी के लिए लगाएंगे तो वो शायद इसको इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो इसलिए हमें एक्सपर्ट्स की टीम को क्रिएट करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईटी विंग्स जो है उनको पता होना चाहिए कि इवॉल्व हो रही हैं चीजें, तो आईटी ऑडिट के जो प्रोग्राम्स हैं वो रिवाइज होने चाहिए। थर्ड है ऑडिटिंग इन बिग डेटा एनवायरनमेंट एंड इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग। बिग डेटा एनवायरनमेंट्स है, जैसे कि क्या हो गया, जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर आईटी सिस्टम्स जितने भी हैं और जो सपोर्टिंग गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स और प्रोसेस है वो सब क्या मिनिस्ट्रीज के अंदर हो रहे हैं, और उनके अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेशनल एंड कंप्लाइंस एस्पेक्ट्स है। अब ये सारी चीजें क्या है, ये इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग होनी चाहिए। रीजन क्या है कि सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर हम उनको इंटीग्रेटेड तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑपरेशनल और कंप्लायंस ऑडिट जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरे ढंग से कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत सारा है हमारे पास और सारा क्या है, इंटीग्रेटेड हो रहा है प्लेटफॉर्म एक दूसरे से, तो इसलिए हमारे जो ऑडिटिंग होनी चाहिए वो भी इंटीग्रेटेड टाइप की होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइंग आईटी रिस्क एंड कंट्रोल्स। अब क्या होता है, जनरल कंप्यूटर कंट्रोल्स जो है वो इंटरनल ऑडिट के लिए रिव्यू किए जाते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि आईटी कंट्रोल्स के एनवायरनमेंट क्या होगा। ठीक है। अब होगा क्या, जो कंप्यूटर के कंट्रोल्स हैं अगर वो वीक होंगे तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या होगी, टेस्टिंग और ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलेंगी, और हम उससे उन अगर वो कंट्रोल ही वीक होंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है, क्या रिस्क है या नहीं, ये सारी चीजें। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आईटी के रिस्क और जो कंट्रोल्स हैं, और उन कंट्रोल्स का इफेक्टिवनेस को हमें इंश्योर करना होगा। इसके लिए जीएईटी और जी टैग का यूज किया जा सकता है। ये सब गाइडलाइंस हैं, आगे हम इनको देखने वाले हैं। अब आगे देखते हैं इंटरप्ले बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। होता क्या है, प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड हुए नहीं है एंड टू एंड, तो इसलिए जरूरी है कि ऑडिटर को ये अंडरस्टैंड करना कि अभी जो एनवायरनमेंट है वो एक हाइब्रिड टाइप का है, जिसमें ऑटोमेटेड भी है और मैनुअल भी है। फॉर एग्जांपल ये है कि व्हाइल रिव्यूइंग कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इनपुट डाटा विल डिटरमाइन इफ दीज रिपोर्ट्स आर रिलायबल फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। अब मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटेड कोई रिपोर्ट जनरेट कर ली, लेकिन क्या पता ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो जनरेट कर रहा है उसके अंदर ही एफिशिएंसी ना हो, वो सही ढंग से डेटा उसने कोलेट ना किया हो, और वो उसको ढंग से कर ना पा रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए क्या है, एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट का ध्यान रख के हमें सब कुछ पहले टेस्टिंग करके फिर देखना होगा कि वो रिलायबल इनपुट है या नहीं है। आगे चलेंगे, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑडिट इन अपॉर्चुनिटी। अब क्या है, हमें एनालिसिस के टूल
पता करने चाहिए ऐसे और यूज़ करने चाहिए, जिनका यूज़ करके हम आईटी के अंदर ऑडिटिंग आसानी कर पाएँ और ऑटोमेट करना चाहिए ऑडिटिंग को, टेस्टिंग को। चलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। हो क्या गया है कि अब आईटी जो है वो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारे पास क्रिएट हो चुका है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो हमें अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव्स को और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस को क्या करना होगा, बैन करना होगा, उसे चेक करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्क का पता होना चाहिए कि कहाँ से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, उसको कैसे हम ब्रीच होने से बचाएंगे, ये सारी चीजें। तो इतना हुआ, अब आगे चलेंगे परफॉर्मिंग आईटी ऑडिट एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। अब जब भी एक आईटी ऑडिट किया जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका एक वर्क फ्लो इस तरीके से होगा। तो किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जो आईटी जो है वो इंटरट्वाइन, मतलब क्या है कि एकदम अब घुस चुका है सही ढंग से सारे प्रोग्राम, सारे प्रोसेस में, वर्क फ्लो के अंदर। और ये सिग्निफिकेंट एंटरप्राइजेस रिस्क हो सकता है। तो इसमें क्या है, देर आर मैनी वे टू स्ट्रक्चर एंड अप्रोच टू टेक्नोलॉजी ऑडिट। अब टेक्नोलॉजी ऑडिट के बहुत सारे तरीके हैं, और प्राइम इंपॉर्टेंस जो यहाँ पर सीखने की वो है कि आईटी ऑडिट इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश, जो हम करना चाहते हैं वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट हमें पहले प्लानिंग के टाइम में कर लेनी चाहिए कि क्या क्या हमें चाहिए होगा। फिर हमें क्या करना होगा, परफॉर्मेंस के टाइम में और प्रेजेंट आईटी ऑडिट के टाइम में हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिसे मिनिस्ट्रीज में फॉलो की जानी चाहिए। तो उन सब गाइडलाइंस का यूज करके हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे आईटी ऑडिट को, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको कम्युनिकेट करेंगे और रिस्क को बताएंगे। अब आगे चलते हैं कि प्रिपेयरिंग आईटी ऑडिट यूनिवर्स। एक आईटी ऑडिट का यूनिवर्स बनाना मतलब एक इस तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाना, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कौन से प्रोसेस हैं आईटी के उनके बारे में पता होना चाहिए। इन सब के बारे में जब हम डिटेल होगी, उनके सैंपल्स हम देंगे, ये सारी चीजें होंगी, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा, यूजफुल बेंचमार्क हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इससे एक ऑडिट का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से उनके बेसिस के जो सैंपल्स हैं वो पता होना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं वो पता होना चाहिए। और दूसरा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ देखा आईटी ऑडिट के बारे में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग आईटी ऑडिट प्लान। अब जो आईटी ऑडिट है उसका एक प्लान अगर हम प्रिपेयर करें तो वो प्लान कैसे प्रिपेयर होगा, उस प्लान प्लान को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चीज करनी होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए, किसी भी आईटी ऑडिट के प्लान को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट बनानी होगी कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, प्रायोरिटाइज करना होगा जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उन सबको। तो ये दो बातें आपको करनी होगी। उसी के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप आगे चीजें कर सकते हैं। इसमें से जैसे कि शेड्यूलिंग की जाएंगी, और भी बहुत सारे प्लान्स बनाए जाएंगे, और कुछ गाइडलाइंस है जिनका यूज किया जाएगा। जैसे मिनिस्ट्रीज में हमारे पास कुछ गाइडलाइन, जी टेक 11। अब यहाँ पर देखेंगे जी टेक 11 है, जी टेक 12 है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। डेवलपिंग ऑन आईटी ऑडिट प्लान्स कम्स अंडर ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइडलाइंस। अब जो जीटेक की कौन सी गाइडलाइन में डेवलपिंग आईटी ऑडिट प्लान है, तो जीटेक ने गाइडलाइंस जो दी गई है वो कहाँ पर, कौन सी गाइडलाइन लगती है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 11 गाइडलाइन के अंदर दिया हुआ है आईटी ऑडिट प्लान, और 12th के अंदर दिया है ऑडिट आईटी प्रोजेक्ट। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं परफॉर्मिंग द आईटी ऑडिट। आईटी ऑडिट को परफॉर्म कैसे करेंगे, तो सीजीए ने क्या किया, इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस बनाई, जो कि एक्सपेक्ट करती हैं इंटरनल ऑडिट से कि वो परफॉर्म करें ऑडिट को, जो ऑडिटर से एक्सपेक्टेशंस रखी गई। कुछ गाइडलाइंस जो है वो आईटी ऑडिट के लिए भी दी गई हैं, और वही गाइडलाइंस यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो रिलेवेंट गाइडलाइंस हो गई जैसे कि एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम गाइडलाइन, और हो गई एंगेजमेंट सुपरविजन गाइडलाइंस, और क्या है, गाइडलाइंस ऑन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड गाइडलाइंस ऑन परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट फील्ड वर्क। तो ये जो चार टाइप की गाइडलाइंस हैं, ये आईटी ऑडिट में भी रिलेवेंट रहती हैं। तो इनमें आईटी ऑडिट के बारे में भी बताया गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि ऑडिट के जो प्रोग्राम्स बनेंगे, ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बनेगा, वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो व्हाइल असेसिंग द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ वेरियस प्रोसेस एंड कंट्रोल, ऑडिट प्रोग्राम्स एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स आर यूज्ड।
अब ये क्या है कि एक्चुअल में क्या होगा, एक क्वेश्चनियर क्या है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने बना लिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो ऑडिट हम करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होगी, जिसकी वजह से हमें उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, उसके कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस पता चलेगी। तो हमेशा क्या होगा, जब भी ऑडिट प्रोग्राम्स हम बनाएंगे उसके अंदर हम एक इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चनर बनाएंगे। वो क्वेश्चनर ही हमें बताएगा इफेक्टिवनेस के बारे में और पूरी इनकी डिटेल्स के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर कुछ और जीटेक की गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। तो आईटी ऑडिट में जो रिस्क असेसमेंट है, उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन है, तो जीटेक की जीटेक 5 जो है मैनेजिंग आईटी ऑडिट रिस्क है, और जीटेक 13 है फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड ऑटोमेटेड वर्ल्ड। तो ये दो बातें इसके अंदर हो गई। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में से बन सकते हैं। तो रिस्क के ऑडिट रिस्क को किस तरीके से देखा जाएगा और उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस यूज की जाएंगी, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे चलेंगे, रिपोर्टिंग ऑन आईटी रिस्क एंड कंट्रोल। अब इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाएगी, वैसे ही जैसे पहले भी होता था कि जितनी भी चीजें हैं हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट में टिपिकली जो जितनी भी चीजें इश्यूज होंगे उनको इंफॉर्मेशन, मतलब आईटी से रिलेटेड, जो उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसकी मैनेजमेंट चेंज में जो है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है, उसके ऑपरेशंस हैं, और जो इंसिडेंट हो रहे हैं रिपोर्टिंग के टाइम में वो सारे, या फिर कितना पैसा लग रहा है, ये सारी चीजें हम आईटी कंट्रोल्स, आईटी रिस्क, ये सब कुछ क्या होगा रिपोर्ट के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। और इस रिपोर्ट का फायदा क्या होगा, जब इस रिपोर्ट को हम देंगे तो वो ऑडिट टीम जो होगी वो इनेबल होगी इतना बताने के लिए कि आईटी में कौन से रिस्क हैं, कौन से कंट्रोल्स हैं, जिससे कि हम प्रोग्राम्स को एफिशिएंट बना सकते हैं। ये सारे डिस्क्लोजर्स किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, स्पेसिफिक आईआईए गाइडेंस ऑन आईटी ऑडिट्स। तो हुआ क्या, ये जीटेक क्या है, जीटेक है ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइडलाइंस। हुआ क्या, जो इंटरनेशनल इंटरनल ऑडिटर है, यानी कि जो ये एसोसिएशन थी, उसने देखा कि जब आईटी में बहुत ज़्यादा ग्लोबली चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखा उन्होंने कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइडलाइंस भी प्रिपेयर की जाए। तो ये गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई, इन्हें जीटैक बोला जाता है। इनका काम है आईटी रिलेटेड चीज़ों की ऑडिट के बारे में बताना। अब आगे चलेंगे, गेट क्या है, GAIT। ये है गाइडेंस टू द असेसमेंट ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल स्कोप बेस्ड ऑन रिस्क, यानी कि ये सारी चीजें, यानी कि गाइड है ये। तो ये गाइड किस पे असेसमेंट है, किसकी असेसमेंट, आईटी की। तो आईटी असेसमेंट की जो गाइड है वो है GAIT। ऐसे ही एक और है, अ न्यू ऑडिटर्स गाइड टू प्लानिंग परफॉर्मिंग एंड प्रेजेंटिंग आईटी ऑडिट। अब आईटी ऑडिट को जो प्लान करना, उसको परफॉर्म करना, उसके लिए एक गाइड बना दी गई ऑडिटर्स के लिए, वो है IIARF। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दी। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वही है कि वेरियस ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइड्स जीटैग्स ऑफ आर लिस्टेड फॉर रेफरेंस। अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई कि कौन कौन सी जीटैग्स हैं जो कि हमारे पास रेफरेंस के लिए यहाँ दी गई है। तो इनमें से कुछ भी एक ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, चार दे के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है जीटैग नहीं है, कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो कंट्रोल्स के बारे में पता करना, दूसरा इसमें वनरेबिलिटी क्या है, तीसरा इसमें क्या है, रिस्क क्या है, चौथा क्या है, इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है, पांचवा क्या हो सकता है इसमें कि इसके जो प्लान्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, छठा क्या हो सकता है ऑडिट के आईटी प्रोजेक्ट कैसे हैं, और सातवां क्या हो सकता है फ्रॉड। तो ये ब्रॉड गाइडलाइंस अगर आप याद रखेंगे कि रिस्क के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, वनरेबिलिटी के बारे में, उसकी ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ प्लान के बारे में हो सकता है, फ्रॉड प्रिवेंशन के बारे में हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी तो ये गाइडलाइन होगी। वैसे भी इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, गवर्नेंस क्या होता है। तो गवर्नेंस क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, जो कि ऑडिट कमेटी जो है लगाएगी टू इन्फॉर्म डायरेक्ट मैनेज एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स को वो मतलब अचीव करने के लिए हम जो पूरा प्रोसेस लगा रहे हैं ये है गवर्नेंस। तो यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, गवर्नेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे प्लान्स बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और उस इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही है नहीं हो रही है, इसी के लिए ऑडिट की जाती है। अब आगे चलेंगे, इनिशिएटिंग ऑडिट्स ऑफ गवर्नेंस।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, वो आप देख लेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके ऊपर फोकस करें। तो इंटरनल ऑडिट विंग्स जो है उनके रोल है गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सपोर्ट करने के लिए। तो इनके लिए क्या करेगा, सपोर्ट करने के लिए वो क्या करेगा, ओवरसाइट करेगा, इनसाइट करेगा और फोरसाइट करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट विंग को गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए ओवरसाइट, इनसाइट और फोरसाइट करना। ओवरसाइट का मतलब क्या है, ओवरसाइट क्या करेगा, ये देखेगा क्या ये जो सर्व कर रहे हैं वो डिटर पब्लिक करप्शन, यानी कि व्हाट दे आर सपोज टू डू, पब्लिक करप्शन होने से बचाने के लिए वो क्या चीज कर रहे हैं, क्या उन्हें करनी चाहिए। ठीक है। इनसाइट क्या है, डिसीजन मेकर्स बाय प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इनसाइट का मेन है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है स्कीम्स की, प्रोग्राम्स की, गाइडलाइंस की, इन सब की या नहीं। फॉरसाइट क्या है, ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग चैलेंजेस, वो आगे के चैलेंजेस के बारे में बता रहा है प्रोग्राम स्कीम्स के अंदर। तो तीन चीजें हो गई, ओवरसाइट, इनसाइट और फोरसाइट। ओवरसाइट का मतलब पब्लिक करप्शन को रोकने के लिए या फिर उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं वो। और इनसाइट का मतलब प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है, गाइडलाइंस हो रही है, ये नहीं हो रही है, रिजल्ट्स का यूज किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें फोरसाइट है, आगे जो होने वाला है उसके बारे में। तो इंटरनल ऑडिट विंग्स के ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन पे भी फ्रेम किया जा सकता है। अब की ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस, एक गवर्नेंस प्रोसेस के की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूँ। वो है प्रमोट एथिक्स एंड वैल्यू। एथिक्स और वैल्यूज को प्रमोट करना ये भी एक की ऑब्जेक्टिव होता है। एथिक्स एंड वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट विंग्स है या फिर जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो क्या है, वो ये सारा काम एथिकली करें। ठीक है। यानी कि आरटीआई की जो पॉलिसीज हैं वो होनी चाहिए, हायरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस होना चाहिए, एंटी फ्रॉड्स होने चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इफेक्टिव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए इफेक्टिव होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से हो सकती है, जैसे कि हमारे पास क्या होगा, रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस का भी ध्यान रखना होगा। तीसरा है कम्युनिकेट रिस्क एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या करना होगा, सारी चीज करने के बाद में ये देखना पड़ेगा रिस्क कहाँ पर है और कंट्रोल जो है उनकी इन्फॉर्मेशन ये सारी देनी होगी, तभी वो क्या करेंगे, तभी उसके द्वारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। चौथा, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द कमिटीज। अब ये जितनी कमेटी होंगी, जैसे ऑडिट कमेटी होंगी और जो बोर्ड होगा, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स होंगे, ये आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें वो और कोऑर्डिनेट करें एक्टिविटीज को। तभी क्या होगा, हम इफेक्टिवली ये ऑडिट कर पाएंगे। और इससे जो ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो इफेक्टिवनेस को पता करना और इफेक्टिवनेस को बनाना, वो अचीव किया जा सकता है। तो ये चार बातें होंगी, ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर फिर उन्हीं चीजों को दोबारा से रिपीट किया गया है कि इफेक्टिवनेस, जो ओवरसाइट है, इनसाइट है, इनका क्या यूज है। अब डिटेक्शन क्या है, डिटेक्शन का मतलब है कि आखिर जो इलीगल या फ्रॉडुलेंट चीजें हो रही हैं उनको क्या हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो यही डिटेक्शन है। तो डिटेक्शन के जो हमारे पास एफर्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑडिटर्स जो हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस और कंप्लेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। ऑडिट्स सच एस पेरोल अकाउंट्स, इन सब के ऑडिट किए जा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि पेमेंट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। अब डिटरेंस क्या होते हैं, डिटरेंस मतलब हो गया कंडीशंस, मतलब वो कंडीशंस जिनकी वजह से करप्शन होगा उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिड्यूस कर देना। ठीक है। तो ऑडिटर्स जो होते हैं, टू सीक टू डेटर फ्रॉड्स, अब्यूज एंड अदर ब्रीचेस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बाय। अब ऑडिटर किस के द्वारा डिटरेंस पैदा करता है, पहली बात है असेसिंग कंट्रोल फॉर एग्जिस्टिंग प्रपोज फंक्शंस, यानी कि जो फंक्शंस हो रहे हैं, ये जो स्कीम हो रही है उसके अंदर क्या हो रहा है कि कंट्रोल्स क्या है उनको असेस कर लेता है। असेसिंग मिनिस्ट्री स्पेसिफिक ऑडिट स्पेसिफिक रिस्क, रिस्क देख लेना, रिव्यू करना कन्फ्लिक्ट्स को और सक्सेसफुल डिटेक्शन करना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, एडवाइजरी असिस्टेंस एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है बहुत सारी चीजों पर जहां आपको डाउट हो रहा है, ये सारी चीजें, और एडवाइजरी जनरेट की जा सकती है। तो इस ऑडिट के अंदर, यानी कि इस चैप्टर 4 के अंदर हम मैक्सिमम चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्या करेंगे, आप भी एक थोड़ा सा सरसरी निगाहों से इसको देख लें। इन पर जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो तीन चार क्वेश्चंस हैं, उन चार क्वेश्चंस को भी आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, जो हमने लेटेस्ट
टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करिए, जिसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बोला जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब्सक्राइबर्स के लिए हमने वो फ्री कर रखी है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल मिक्स क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज अगर परचेज करेंगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। वहां पर आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं और टॉपिक वाइज में जाकर आप पर्टिकुलर टॉपिक को सही से कर सकते हैं। इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस वहीं अवेलेबल होंगे, आप इसको कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट में। तो आप जब अपना स्टार्टिंग से वीडियोस को देखें और उसके बाद में या फिर अपने टॉपिक्स को पढ़ें और वहाँ शुरू के पहले टॉपिक से पहले टेस्ट पे जाएं और उसको करें। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, फिर उसको नेक्स्ट टेस्ट को करें। इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो चुका है और हम अभी भी इस पे चल रहे हैं। तो इस लंबे वीडियो के बाद हम आगे नेक्स्ट चीज पे मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो फ्री है एज ए गिफ्ट, अगर आप डब्ल्यू सिविल की रिवाइज टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आप वो ले सकते हैं और ये एज ए गिफ्ट मिल जाएगी। आप इसको करें, टॉपिक वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम अब ज्यादा रहा नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल मॉक्स जो होते हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी प्रोवाइड करेंगे, और जो लोग उसको देना चाहते हैं वो आकर वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ऐप पर अगर हैं तो आप वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।